बड़े से अरोरा मैंशन में अपने आलीशान से कमरे में बैठी हुई 19 साल की रिद्धिमा प्यार से अपने पेट को सहला रही है और अपने आप में ही बोले जा रही है, देखा बेबी, अब आपके आने का समय होने वाला है, इसलिए आपके पापा भी वापस आ रहे हैं। आप तो पहली बार अपने पापा से मिलोगे। ज़्यादा एक्साइटेड होकर मम्मा को लात मत मारना, फिक्र मत करो, पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। माँ आपसे जितना प्यार करती है ना, उससे भी ज़्यादा प्यार पापा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चे को नहीं बल्कि खुद को ये बात समझा रही हो। वो खुद से ही मुस्कुराती है। फिर धीरे धीरे चलकर वो अपने कमरे के बड़े से आईने के सामने आकर रुकती है। प्रेगनेंसी का ग्लो उसके चेहरे पर है। अपने बड़े से पेट पर वो हाथ रखे हुए है। उसका 9वां महीना चल रहा है। उसकी डिलीवरी अगले 2 या 3 दिनों में कभी भी हो सकती है। और ऐसे में रशीद, उसका पति, लंदन से घर लौट के आ रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। पिछले 9 महीने उसने रशीद के इंतजार में कैसे बिताए हैं ये वही जानती है। पर आखिरकार रशीद आज वापस आ रहा है। आज वो रशीद से अपने दिल की सारी बात कह देगी। उनके बीच की सारी बातें क्लियर कर देगी। उसे बता देगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। रशीद को अगर कुछ गलतफहमी भी है तो वो उसे दूर कर देगी आज। और फिर वो दोनों अपने बच्चे के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। यही सोचकर वो खुद से ही मुस्कुराती है। लेकिन उसे याद आता है कि कैसे रशीद उससे गुस्सा करके शादी के अगले ही दिन लंदन चला गया था। और उसके बाद रिद्धिमा से उसने बात तक नहीं की, एक फ़ोन या एक वीडियो कॉल भी नहीं किया। तभी भी नहीं किया जब उसे पता चला कि रिद्धिमा माँ बनने वाली है। 9 महीने से वो उसका इंतजार करती रही, उसकी सासू माँ के ताने सुनती रही, लोगों की अजीबोगरीब बातें और सवाल झेलती रही। सोचती रही कि एक दिन तो रशीद फ़ोन करेगा, कभी तो वो वापस आएगा। रशीद अपने बच्चे के लिए तो जरूर वापस आएगा। वो इतना बुरा तो नहीं बन सकता। वो इतना ज़्यादा भी उससे नाराज नहीं हो सकता। बस यही सोचकर रिद्धिमा एक एक दिन इस घर में काटती रही। और आखिरकार आज उसका इंतजार खत्म होने वाला है। उसका प्यार, उसका पति रशीद लौट कर आ रहा है। पर अब सब ठीक होगा ना? इस सवाल से उसका दिल बेचैन हो उठता है। पर फिर खुद को समझाते हुए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हुए रिद्धिमा खुद को संभालती है कि तभी उसे किसके जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। धीरे से चलकर वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और उनकी सर्वेंट मायरा कमरे में आती है। मायरा, क्या हो रहा है? ये कौन चिल्ला रहा है? रिद्धिमा के सवाल सुनकर मायरा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। कुछ नहीं मैडम, आप आराम कीजिए, मायरा परेशानी से कहती है। मैं आराम करके बोर हो गई हूँ मायरा, वैसे कौन आया हुआ है और ऐसे चिल्लाकर बात क्यों कर रहा है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? रिद्धिमा मायरा पर सवालों की बौछार कर देती है। मायरा को समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे। जो कुछ भी वो लिविंग रूम में सुनकर आ रही है वो कैसे रिद्धिमा को बताए। रिद्धिमा कई महीनों से रशीद का इंतजार कर रही है। सच जानकर तो रिद्धिमा का दिल ही टूट जाएगा। शादी के बाद से जब से रिद्धिमा इस घर में रहने आई है तब से मायरा रिद्धिमा का ख्याल रख रही है। रिद्धिमा ने कभी उसे नौकर की तरह नहीं देखा, इसीलिए मायरा पूरे दिल से रिद्धिमा का ख्याल रखती थी। और इसलिए मायरा नहीं चाहती है कि रिद्धिमा का दिल टूटे, वो भी इस हालत में जब उसकी डिलीवरी का टाइम पास ही है तब। किसी तरह खुद को संभालते हुए मायरा सोचने लगती है कि उसे कैसे रिद्धिमा को लिविंग रूम में जाने से रोकना चाहिए। तभी उसे फिर से किसके गुस्से में बात करने की आवाज़ आती है। और इस बार रिद्धिमा जान गई है कौन है। अपने ही पति रशीद की आवाज़ वो कैसे नहीं पहचान पाएगी। खुश होकर वो मायरा को पूछती है, मायरा, रशीद आ गए वापस? मुझे बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। अपने कमरे से वो बाहर निकल रही है। मायरा उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। मैडम प्लीज, बड़े सर ने कहा है कि आपको कमरे से बाहर न आने दो। उद्धरण चिन्ह। पर रशीद से मिलने की खुशी में रिद्धिमा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो तब तक कमरे से बाहर भी जा चुकी है। उसका कमरा अरोरा मैंशन के 3 फ्लोर पर है। वो देखती है कि रशीद सच में वापस आ चुका है। लिविंग रूम में बाकी सबसे बात कर रहा है। रिद्धिमा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। मायरा पीछे से भागते हुए आती है और रिद्धिमा को सहारा देते हुए सीढ़ी उतरने में मदद करने लगती है। रिद्धिमा देखती है रशीद के पास एक लड़की खड़ी है। कौन हो सकती है वो? शायद रशीद की पर्सनल असिस्टेंट होगी। पर फिर उसे याद आता है कि उसका पर्सनल असिस्टेंट तो चिराग है। वो खुद चिराग से 1-2 बार मिल भी चुकी है। फिर वो शायद कोई ऑफिस में काम करने वाली होगी। पर जिस तरह कपड़े उस लड़की ने पहने हैं वैसे कोई ऑफिस में पहनता है।
लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस और बहुत सारा मेकअप, जैसे कोई पार्टी के लिए आए हो। कहीं ये रशीद की दोस्त तो नहीं? पर फिर उसे दिल ही दिल में हंसी आ जाती है। दोस्त, और वो भी रशीद की? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रशीद का स्वभाव जैसा है, उसे देखकर उसके ज्यादा दोस्त है ही नहीं। रिद्धिमा अपनी खुशी में ये भी नहीं देख पाती कि उसके ससुर में अरुण अरोरा गुस्से में अपने बेटे रशीद को घूर रहे हैं। उसकी सासू माँ देवयानी अरोरा और उसका देवर सूरज शौक होकर रशीद को देख रहे हैं। घर के बाकी नौकर दूर से हैरान परेशान होकर खड़े हैं, और मायरा जो उसे सहारा दिए हुए है, उसकी आंखें नम हो गई है। आखिरकार वो पहुंच ही जाती है। आखिरी सीढ़ी उतरकर वो लंबी सांस लेने लगती है और प्यार से रशीद को देखती है। अरुण अपने गुस्से पर काबू करते हुए रशीद को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, देखो, जो पहले हुआ वो सब भूल जाओ। बच्चे की खातिर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धिमा हैरान होकर अरुण की तरफ देखने लग जाती है। वो किसके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं रशीद और उसके रिश्ते के बारे में तो वो बात नहीं कर रहे। रिद्धिमा कुछ और समझ पाए इससे पहले वो रशीद को कहते हुए सुनती है, नई शुरुआत? जो रिश्ता मजबूरी और स्वार्थ में जुड़ा हो, उसकी नई शुरुआत? बिल्कुल नहीं, अब सब खत्म होगा। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा समझ नहीं पा रही वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसके मुंह से रशीद का नाम निकल जाता है, ऋष। उद्धरण चिन्ह। रशीद और बाकी सबकी नजरें अगले ही पल रिद्धिमा की तरफ मुड़ती है। रशीद कुछ पल रिद्धिमा को देखते रह जाता है। प्रेगनेंसी में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही है। उसके चेहरे से वही मासूमियत झलक रही है जो रशीद को अपने 16 साल की उम्र में भा गई थी। उसकी वो मीठी आवाज़ जिसे सुनने के लिए वो बेताब रहता था। उसकी आंखों में रशीद के लिए प्यार झलक रहा है, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए, पर अब उसे उसी मासूम चेहरे से, उसी मीठी आवाज़, उसी प्यार भरी नज़रों से नफरत हो गई है। वो रिद्धिमा को देखते रह जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से उसका वजन बढ़ गया है, पर फिर भी वो उतनी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है। उसके चेहरे पर जो खुशी और मुस्कुराहट है रशीद को देखकर, वो खुशी और मुस्कुराहट कभी रशीद को बहुत अच्छी लगती थी। उसकी इस खुशी के लिए, मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रिद्धिमा को कोई चोट पहुंचाए वो ये सह नहीं सकता था। कितना खुश रहता था वो उसके साथ, पर रिद्धिमा ने ऐसा कुछ कर दिया कि सब कुछ बदल गया, और उसकी बहुत बड़ी कीमत रशीद ने चुकाई। कुछ पुराने पल याद आकर रशीद अपनी नज़रें रिद्धिमा से दूर कर लेता है और अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगता है। अरुण खुद को संभालते हुए रिद्धिमा से कहता है, रिद्धिमा बेटा, तुम नीचे क्यों आई? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तुम कमरे में जाओ। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा काफी हैरानी से अरुण को देखने लगती है। लगभग 9 महीने बाद वो रशीद से मिल रही है और अरुण कह रहा है कि वो कमरे में जाए। सब ठीक तो है? वो कुछ पूछे इससे पहले रशीद अपने पापा को कहता है, क्यों? वो क्यों कमरे में जाए? उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसका और मेरा रिश्ता अब और आगे नहीं निभाना चाहता मैं। उद्धरण चिन्ह। परेशान होते हुए रिद्धिमा बोल पड़ती है, ये क्या बोल रहे हो तुम ऋष? उद्धरण चिन्ह। मुझे इस नाम से मत बुलाओ। बोला था न तुम्हें पहले भी। रशीद अब और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा है। बकवास बंद करो रशीद, बस बहुत हो गया। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अरुण रशीद को मनाने की कोशिश करने लगता है। रशीद कुछ पल रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा पेट में उसका अपना ही बच्चा है। नहीं, वो अपने बच्चे को तो यूं नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो रिद्धिमा के साथ भी नहीं रह सकता। उसे रिद्धिमा से नफरत है। वो रिद्धिमा के साथ भी नहीं रह सकता, उसे रिद्धिमा से नफरत है। रशीद बेटा, थोड़ा सोच समझ से काम लो। तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। सबके सामने शादी की है तुमने रिद्धिमा से। अरुण अब थोड़ा प्यार से रशीद को समझाने लगता है। रशीद गुस्से में अरुण को घूरता है, रिद्धिमा से शादी करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया, और उस रात मैं नशे में न होता तो वो प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात है, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अरुण की आंखों में आंखें डालकर रशीद बोलता है, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ, और इस बार आप मुझे मजबूर या ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा भीगी आंखों से सोनिया की तरफ देखती है। उसके कपड़े, मेकअप, उसकी खूबसूरती, उसकी फिगर देख वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही। रशीद उससे प्यार नहीं करता बल्कि किसी और से प्यार करता है। रिद्धिमा को ऐसे लगता है जैसे उसके दिल के टुकड़े हो रहे हो। सोनिया ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है, और मुझे उससे ही शादी करनी है, रशीद बिना हिचक के अपनी बात कहता है। रिद्धिमा हैरानी से रशीद को देखती है। उसका पहला प्यार,
मतलब क्या उसने कभी रिद्धिमा से प्यार नहीं किया? एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया। ऋषित की नजरें भी रिद्धिमा की तरफ जाती है। उसने बिना हिचक के ये तो कह दिया कि सोनिया ही उसका पहला प्यार है। पर क्या ये सच है? रिद्धिमा ही तो वो पहली लड़की है उसकी जिंदगी में जिससे उसने पहले बार दोस्ती की। लेकिन रिद्धिमा ने उसे दर्द और अकेलेपन में धकेल दिया। उसकी वजह से ऋषित को क्या कुछ सहना पड़ा। दूसरी तरफ सोनिया ने उसी अकेलेपन और दर्द में ऋषित का साथ दिया। नहीं, वो रिद्धिमा से नफरत करता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। अरुण भी अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, बस बहुत हो गया। रिद्धिमा ही इस घर की बहू है, कोई भी अरे गेरे लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये इस खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। और रिद्धिमा मेरे लायक नहीं, लुक एट हर, किसी एंगल से वो मेरे लायक नहीं है। ऐसी बदसूरत, घटिया और स्वार्थी लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं मान सकता। ऋषित गुस्से के चिल्ला रहा है। उसकी बात सुनकर अब रिद्धिमा और नहीं सह पाती। उसे लगता है अब उसके कदम भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। शौक से वो गिरने वाली है कि मायरा उसे किसी तरह संभाल लेती है। रिद्धिमा की ऐसे हालात देखकर अरुण गुस्से में ऋषित को घूरता है। ऋषित अब कुछ नहीं कहता, बस रिद्धिमा को देख रहा है। रिद्धिमा भीगी आंखों से ऋषित की तरफ देखती है। क्या सच में वो उसे अपने लायक नहीं समझता? वो जानती है बचपन में उसने जो गलती की थी उस वजह से ऋषित को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसे न जाने कितना दर्द और अकेलेपन मिला, लेकिन उसने खुद को कई बार इस गलती के लिए कोसा है। ऋषित से माफी भी मांगी। क्या उस गलती की सजा उसे आज मिल रही है? उसी गलती के वजह से ऋषित उसे खुद के काबिल मानने से इनकार कर रहा है। आज पहली बार रिद्धिमा को लग रहा है कि उसके पापा ऋषित को लेकर बिल्कुल सही थे। उसके पापा ने कितना रोका था उसे शादी न करने के लिए, पर रिद्धिमा पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने पापा की एक नहीं सुनी। कैसे इस इंसान के लिए उसने अपनी पढ़ाई, करियर छोड़ दिया? कैसे इस इंसान के लिए उसने अपने खुद के पापा के खिलाफ जाकर उससे शादी की? और क्या उसे रिद्धिमा की थोड़ी भी परवाह नहीं? अपने बच्चे की भी परवाह नहीं? अपने बच्चे का ख्याल आते ही रिद्धिमा और ज्यादा टूट जाती है। ऋष प्लीज, तुम्हें जो भी शिकायत है मुझसे, हम बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बेरुखी से अपनी नजरें उससे हटाते हुए ऋषित बोलता है, मुझे तुमसे सिर्फ शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। इतनी नफरत कि अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें पलट कर नहीं देखूंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धिमा जैसे कुछ पल फ्रिज हो जाती है। क्या ये वही ऋषित है जो उसे हमेशा मुस्कुराते रहने को बोलता था? क्या ये वही ऋषित है जिसने रिद्धिमा से कहा था कि वो इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की है? ये वो ऋषित हो ही नहीं सकता। कुछ पल रिद्धिमा को लगता है जैसे कोई अनजान इंसान उसके सामने खड़ा हो। ऋषित को उससे इतनी नफरत है कि वो मर जाए फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? नहीं, वो किसी और से प्यार करता है और उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है। ये सुनने के बाद तो अब उसकी दुनिया में कुछ सुनने को रह ही नहीं गया। किसी तरह अपना रोना काबू करते हुए रिद्धिमा अपने पैरों की ताकत आजमाते हुए ठीक से खड़ी होती है। वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती, एक पल भी नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ और रुकी तो जरूर वो अपनी बची कुची हिम्मत भी खो देगी, टूट जाएगी पूरी तरह। और अब जो कुछ हुआ है उसके बाद कम से कम ऋषित के सामने तो वो खुद को यूं टूटा और मजबूर दिखाना नहीं चाहती। अपनी हिम्मत जुटाकर वो घर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। अरुण और मायरा उसे पीछे से रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर रिद्धिमा नहीं रुकती। अरुण परेशान होकर ऋषित को याचना करने लगता है कि प्लीज वो रिद्धिमा को घर से जाने से रोके। ऋषित रोको उसे, मैं कहता हूँ रोको उसे अभी, वरना बहुत गलत हो जाएगा। उससे बेहतर जीवनसाथी तुम्हें नहीं मिल सकती। उद्धरण चिन्ह। पर ऋषित ने इस पल अपना दिल पत्थर का कर लिया है। वो मुड़कर भी रिद्धिमा को नहीं देखता। घर के सारे नौकरों के चेहरे उतर गए हैं ये सब देखकर। मायरा के आंखों से अब आंसू बह रहे हैं। ऋषित की माँ देवयानी और भाई सूरज अभी भी सदमे में है ये सोचकर कि सच में रिद्धिमा इस घर से चली गई है। सच में ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। रिद्धिमा रोते हुए पार्किंग में आती है। सामने ही उसकी कार खड़ी है जो अरुण ने उसे इस साल उसके बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। अरुण ने हमेशा उसे अपने बहू के जैसे नहीं बल्कि बेटी जैसे ट्रीट किया। अरुण के होते हुए उसे अरोरा मैंशन में कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं हुई। आज भी अरुण अपने बेटे के खिलाफ जाकर उसका साथ दे रहा था। पर जब उसका पति ही उसे नहीं चाहता तो फिर इन सब का क्या फायदा। धीरे धीरे वो कार की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उस कार की तरफ बढ़ती है ड्राइवर सामने आता है, मैडम कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह। चाबी।
रिद्धिमा ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ड्राइवर हैरान होकर उसे चाबी देता है। वो परेशान होकर उसे गाड़ी में बैठते हुए देखते रहता है। मैडम प्रेग्नेंट है, ऐसे में उनका अकेले कहीं जाना ठीक नहीं। और वो रो रही है, न जाने क्या हुआ है, पर ये सब कहने की उसकी हिम्मत नहीं है। रिद्धिमा कार में बैठकर कार शुरू करके वहां से चली जाती है। इस टूटे हुए दिल के साथ वो कहाँ जा सकती है, सिवाय अपने पापा के घर। अपनी पापा को याद आकर उसके आंसू फिर से बहने लगते हैं। उसके पापा ने उसे ऋषित से शादी करने से मना किया था। जब अरुण अरोरा खुद अपने बेटे ऋषित का रिश्ता रिद्धिमा के लिए लेकर उनके घर आए थे, तभी रिद्धिमा के पापा ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया था। जबकि रिद्धिमा के पापा अरुण अरोरा के मैनेजर थे, उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी, लेकिन रिद्धिमा और ऋषित की शादी के लिए नहीं माने। लेकिन वो रिद्धिमा ही थी जो ऋषित से इतना प्यार करती थी कि अपने पापा के खिलाफ जाकर उसने ऋषित से शादी के लिए हाँ की। उसे याद आता है उसके पापा ने उसे कितना समझाने की कोशिश की थी कि ऋषित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, वो रिद्धिमा को भी चोट पहुंचा सकता है। रिद्धिमा को उससे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिद्धिमा को लगता था कि ऋषित उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, उसे कभी दुख नहीं दे सकता। और रिद्धिमा ने अपने पापा के खिलाफ जाकर शादी की, और आज उसी ऋषित ने उसे वो चोट पहुंचाई है जिसका जख्म कभी नहीं भरेगा। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसे मैं पापा के सामने जाऊं, कैसे उनसे कहूं जिस इंसान से शादी करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, करियर के सारे सपने तोड़ दिए, उनके खिलाफ चली गई। वो इंसान मुझसे नफरत करता है, किसी और से प्यार करता है। कैसे मैं सामना करूं अपने पापा का। उद्धरण चिन्ह। अचानक उसके पेट में हलचल होती है। बेबी, क्या हुआ? परेशान मत हो, मम्मा है ना आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। पापा ऐसा करेंगे सोचा नहीं था मम्मा ने कभी, पर आप फिक्र मत करो, मम्मा बेबी से बहुत प्यार करती है, कम से कम बेबी के लिए तो मम्मा कभी हार नहीं मानेगी। उद्धरण चिन्ह। रोते हुए वो किसी तरह गाड़ी चला रही है। अपने बच्चे के बारे के सोचकर उसे और ज्यादा रोना आ रहा है। ऋषित को तो बच्चे से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच में उसे रिद्धिमा से इतनी नफरत है कि रिद्धिमा और उसके होने वाले बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं। ऋषित को तो बच्चे से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच में उसे रिद्धिमा से इतनी नफरत है कि रिद्धिमा और उसके होने वाले बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं। ये सोचकर रिद्धिमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे ये सोचकर रिद्धिमा को ऋषित पर और गुस्सा आ रहा है। जब ऋषित से उसकी शादी हुई थी, कितनी खुश थी वो। उसकी कई सहेलियां जल रही थी ये देखकर कि रिद्धिमा को कितना अमीर और हैंडसम पति मिल रहा है। और लोग जले भी क्यों ना। अरोरा कंस्ट्रक्शन मुंबई की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक थी, और जब से ऋषित ने अपने पापा का बिजनेस संभालना शुरू किया है तब से अरोरा कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इसीलिए सब हैरान थे जब अरुण ने रिद्धिमा को अपनी बहू के रूप में चुना। वो चाहता तो ऋषित के लिए कई अमीर घरों की लड़कियों में से किसी को चुन सकता था, उससे शायद बिजनेस में भी उन्हें और फायदा होता। पर अरुण ने रिद्धिमा को चुना ये सोचकर कि रिद्धिमा ऋषित के लिए एकदम परफेक्ट है, और एक मिडिल क्लास घर की लड़की बहू बनकर अरोरा मेंशन में आ गई। हालांकि रिद्धिमा ने अपने ससुराल को अपना घर ही माना, पर न जाने क्यों उस घर में उसे अकेलापन और अजीब सा लगता था। हाँ, अरुण उसे अपने बेटी की ही तरह मानता था, पर देवयानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। देवयानी के हिसाब से किसी और अमीर घर की लड़की को इस घर की बहू बनना चाहिए था, इसलिए वो हमेशा रिद्धिमा में खामियां ढूंढती रहती थी। 2-3 बार तो देवयानी ने रिद्धिमा को अपने कुछ सहेलियां और रिश्तेदारों के सामने अपमानित भी किया था, पर रिद्धिमा ने सब कुछ ऋषित की खातिर सह लिया था, और ये बातें अरुण को भी नहीं बताई थी। और रह गया उसका देवर सूरज, उसे तो कोई मतलब ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड्स और मजे करने से फुर्सत नहीं थी। पर फिर भी रिद्धिमा ने हिम्मत नहीं खोई और वो ऋषित का इंतजार करती रही। 9 महीनों से वो ऋषित का इंतजार कर रही थी, और उसने क्या किया? न रिद्धिमा के बारे में सोचा और न अपने बच्चे के बारे में, किसी और लड़की को लेकर आ गया। रिद्धिमा की आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। अब उसका और उसके बच्चे का क्या होगा? जिस वक्त किसी लड़की को सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है, उसी वक्त उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। अपने बेबी को जन्म देते वक्त उसके साथ न उसका पति होगा न उसके ससुराल वाले। कम से कम उसके अपने पापा तो उसका साथ देंगे ना, या फिर वो भी उससे नाराज रहेंगे। हाँ, उसने अपने पापा के मर्जी के खिलाफ जाकर ऋषित से शादी के लिए हाँ की थी। बाद में उसकी मर्जी के आगे झुककर उसके पापा ने उसकी शादी ऋषित से करवाई भी।
लेकिन वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर जब उन्हें पता चला कि रिद्धिमा मां बनने वाली है और इसके बाद भी ऋषित लंदन से वापस आने की बात टाल रहा है, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। और उन्होंने रिद्धिमा से कहा भी था कि वो अभी के अभी उनके साथ उनके घर वापस चले। पर रिद्धिमा ने ऋषित पर अपना भरोसा खोने नहीं दिया और अपने पापा को समझाया कि ऋषित जरूर लौट कर आएगा। आज वो आ तो गया है पर उसे अपनी बीवी मानने से इनकार कर रहा है। ये बात कैसे वो अपने पापा को बताया। अब वो बेफिक्र होकर कार चला रही है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल और बातें चल रही है कि कार चलाने में उसका ध्यान ही नहीं है। और उसी में सामने से आ रही एक कार लगभग उसकी कार से टकराने वाली है। किसी तरह से रिद्धिमा अपनी कार साइड में लेने को कामयाब हो जाती है। वो कार रोक देती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता अभी, और वो खून में लथपथ यहाँ पड़ी होती। और उसका बच्चा, अपने बच्चे का ख्याल आते ही रिद्धिमा अपने पेट पर हाथ रखती है। सॉरी बेबी, माँ का ध्यान नहीं रहा। आप फिक्र मत करो, माँ अब से ख्याल रखेगी। उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसे लग रहा है कि बेबी भी बहुत हलचल कर रहा है पेट में। वो धीरे से कार से नीचे उतरती है। वो देखती है रोड के साइड में एक छोटा सा दुकान है। रिद्धिमा वहां चलकर जाती है और उन्हें पानी की बोतल मांगती है। सॉरी भैया, मेरे पास पैसे नहीं, मैं पर्स भूल गई, प्लीज आप पानी देंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। दुकान में बैठा आदमी रिद्धिमा को देखता है। वो प्रेग्नेंट है और काफी डरी हुई सी लग रही है। उसे ऐसे देख आदमी को उस पर दया आ जाती है। बिना कुछ कहे वो उसे पानी की बोतल दे देता है। रिद्धिमा पानी पीती है। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। उस आदमी को शुक्रिया बोलकर वो वहां से वापस अपने कार की तरफ चलने लगती है धीरे धीरे। दूसरी तरफ अरोरा मेंशन में जैसे तूफान आया हुआ है। अरुण बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ ऋषित, अभी के अभी रिद्धिमा को वापस लेकर आओ, वरना बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। क्या बुरा होगा? क्या आप फिर से मुझे कंपनी और जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं? ऋषित किसी पागल की तरह हंसते हुए बोलता है। अरुण गुस्से भरी लाल आंखों से उसे देखने लगता है। कम ऑन पापा, यही धमकी देकर, ऐसे ही ब्लैकमेल करके आपने मुझे उस लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया था। पर ये धमकी, ये ब्लैकमेल इस बार काम नहीं आ सकता। जानते हैं ना क्यों? अब अरोरा कंस्ट्रक्शन मेरे कब्जे में है। बहुत सारी जायदाद मेरे नाम पर हो गई है। आपके नाम पर बस ये मेंशन और कुछ थोड़ी प्रॉपर्टी और शेयर्स बचे हैं। तो ये धमकी तो आप मुझे दीजिए ही मत। ऋषित बिना किसी अपराधी भाव से ये सब कहता है। अरुण उसे देखते रह जाता है। हाँ, उसने इसी तरह ऋषित को मजबूर करके रिद्धिमा से शादी करवाई थी, पर एक बाप के नाते वो उसकी भलाई के लिए ही कर रहा था। अरुण ये भी जानता है कि शादी के अगले ही दिन ऋषित लंदन चला गया और वहीं से वो कंपनी का सारा काम संभाल रहा था और धीरे धीरे उसने कंपनी को पूरी तरह अपने अंडर कर लिया है। पर अरुण को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये सब ऋषित का ही तो था, उस पर उसी का हक था। पर अरुण ने ये कभी नहीं सोचा था कि ऋषित किसी और लड़की के लिए रिद्धिमा को छोड़ देगा, वो भी ऐसे हालात में। अरुण टेंशन से अचानक से चेयर पर बैठ जाता है। देवयानी जल्दी से उसके पास आती है। आप ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। पर अरुण उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। टेंशन से उसे पसीना आने लगता है। ऋषित समझ क्यों नहीं रहा? रिद्धिमा यहाँ से चली जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। कहीं उसने उसका राज खोल दिया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, उसे ऋषित को मनाना ही होगा। रिद्धिमा को वापस आना ही होगा। ऋषित, अभी उसे फोन करो, उसे वापस लेकर आओ। जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक मैं न कुछ खाऊंगा या पीऊंगा। अरुण आखिरी फैसला सुनाता है। ओह पापा, क्या आपको सच में लगता है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग मुझ पर काम करेगी? मैं ना ही उसे फोन करने वाला हूँ और ना ही उसे लेने जा रहा हूँ। ऋषित भी अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बोलता है। कुछ तो सोचो, इतने पत्थर दिल कैसे बन सकते हो तुम ऋषित? वो माँ बनने वाली है, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे हालात में वो इस तरह घर छोड़कर चली गई। ये ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात मानो बेटा। अरुण फिर से ऋषित को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है। पर ऋषित टस से मस नहीं होता। वो रिद्धिमा से इतनी नफरत करता है कि फिर से उसे अपनी जिंदगी में या घर में शामिल करने का कोई चांस ही नहीं। और रही बात बच्चे की, तो जैसे ही उसका जन्म होगा वो बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेगा। अरुण प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी तबीयत कहीं खराब न हो जाए। मेरी ड्राइवर से बात हो गई है, आपकी गिफ्ट दी हुई कार लेकर रिद्धिमा चली गई है।
देवयानी अरुण को शांत कराने की कोशिश करने लगती है। अरुण का फोन बजने लगता है, पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अरुण और ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या कार लेकर चली गई? अकेले चली गई? ऐसे हालात में कुछ हो गया तो? फिक्र मत कीजिए, कहाँ जाएगी वो? अपने पापा के घर ही गई होगी। आप फोन उठाए, कुछ जरूरी होगा तो। देवयानी की ये बात सुनकर इरिटेट होते हुए अरुण फोन उठता है। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर बात कर रहा है, जो अरुण को बताता है उनकी कार, जिसमें रिद्धिमा घर से निकली थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। शॉक होकर अरुण के हाथ से फोन छूट जाता है। क्या हुआ? किसका फोन था? देवयानी के सवालों पर लंबी सांस लेते हुए अरुण बताता है, रिंग रोड पर रिद्धिमा का एक्सीडेंट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल वो सब लोग ऋषि घर से भागते हुए बाहर जाते हुए देखते हैं। सूरज, जल्दी चलो, हमें भी जाना होगा। अरुण के इतना कहते ही देवयानी और सूरज अरुण के पीछे निकल पड़ते हैं। सोनिया को कुछ पल समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, फिर हिचकिचाते हुए वो भी उनके पीछे चली जाती है। रिद्धिमा नहीं रही। सब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर रिद्धिमा की कार का एक्सीडेंट हुआ है। सूरज, फोन करके रिद्धिमा के पापा को भी बुलवा लो, अरुण सूरज से कहता है। पर सूरज अपने पापा को सवाल पूछने लगता है, पर पापा, उन्हें अभी कुछ बताना सही होगा। अगर वो आ गए और उन्हें ये सब पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। अरुण इरिटेट हो जाता है। तुम्हें जो कहा गया है वो करो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। दिमाग चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है वैसे भी। उद्धरण चिन्ह। सूरज अपना गुस्सा चेहरे पर न दिखाते हुए रिद्धिमा के पापा को फोन करता है। ऋषित को वहां देखकर उसका पर्सनल असिस्टेंट चिराग उसके पास आता है। सर, पुलिस के साथ साथ हमारे गार्ड्स भी ढूंढ रहे हैं मैडम को। हम आसपास के घरों में भी पूछताछ कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋषित कुछ भी रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी ही देर में मी सुहास सिंह यानी रिद्धिमा के पापा भी वहां पहुंच गए हैं। अरुण सोच ही रहा है अब वो सुहास का सामना कैसे करेगा। तभी सुहास वहां आ जाता है। ये सब कैसे हुआ? रिद्धिमा कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं? उद्धरण चिन्ह। अरुण सुहास के पास जाकर उसे समझाने लगता है, फिक्र मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो खुद ही कार चला रही थी, तुम्हारे घर ही आ रही थी तुमसे मिलने। उद्धरण चिन्ह। पर उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे? ऐसे हालात में वो क्यों मुझसे मिलने आ रही थी? वो मुझे फोन करके बुला सकती थी। सुहास को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि रिद्धिमा के ससुराल वाले उसे इस तरह अकेले कैसे कहीं जाने दे सकते थे, वो भी तब जब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। और फिर कल ही तो उसने रिद्धिमा से बात की थी फोन पर। कितनी खुश थी वो कि ऋषित वापस आ रहा है। अगर रिद्धिमा को उससे मिलना था तो वो उसे बुलवा लेती। आज तो ऋषित घर लौट रहा था, फिर ऋषित के साथ वक्त बिताने के बजाय वो उससे क्यों मिलने आ रही थी, वो भी अकेले। अरुण चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे सुहास से कहे कि क्या हुआ है। उसने वादा किया था सुहास से रिद्धिमा और ऋषित को शादी के वक्त कि वो रिद्धिमा को अपने बेटी की तरह रखेगा, उसे कभी दुख नहीं पहुंचने देगा। अब कैसे वो सच सुहास को बताए? कैसे सुहास को बताए कि ऋषित ने क्या फैसला लिया और रिद्धिमा घर क्यों छोड़कर निकल पड़ी थी? पर इससे पहले कि अरुण को कुछ कहने की जरूरत पड़े, देवयानी ही सुहास के पास आ जाती है। सुहास जी, आप हिम्मत रखिए, हम तो खुद ही नहीं चाहते थे कि रिद्धिमा ऐसे हालात में घर से बाहर निकले, पर बेचारी रिद्धिमा क्या कर सकती थी? उसकी जगह पर कोई भी होता तो ऐसे ही करता। ऋषित की बातें सुनकर उसका तो दिल ही टूट गया होगा। मैं समझ सकती हूँ बेचारी के दिल पर क्या गुजरी होगी। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? सुहास कंफ्यूज होकर देवयानी की तरफ देखता है। दूसरी तरफ अरुण देवयानी को गुस्से भरी नजर देकर रोकने की कोशिश कर रहा है, पर देवयानी अब थोड़ी ना रुकने वाली है। सुहास जी, बेचारी रिद्धिमा कितने महीनों से इंतजार कर रही थी कि कब ऋषित आएगा। और आज ऋषित वापस भी आया तो किसी और लड़की के साथ, और साफ साफ कह दिया कि उसे रिद्धिमा से प्यार नहीं बल्कि नफरत है। वो तो सोनिया से प्यार करता है, सोनिया के साथ ही रहना चाहता है। आप तो जानते ही है ऋषित कैसा है, जो ठान लेता है वही करके रहता है। उसकी बातें सुनकर रिद्धिमा का दिल टूट गया और वो खुद ही ड्राइविंग करके निकल गई, और ये सब हो गया। उद्धरण चिन्ह। सुहास शौक होकर अरुण की तरफ देखता है। अरुण की नजरें जिंदगी में पहली बार झुक जाती है। सुहास इसका मतलब अच्छे से समझ गया है। वो गुस्से से ऋषित की तरफ देखता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा है और उसके पास एक लड़की खड़ी है।
सुहास गुस्से में रशीद की तरफ जाने ही लगता है कि तभी क्रेन से रिद्धिमा की कार झाड़ियों से बाहर निकाल रहे हैं। टेंशन में सुहास उसकी तरफ देखने लगता है कि रिद्धिमा कहाँ है। दूसरी तरफ रशीद अपने गार्ड से फोन पर बात कर रहा है। क्या मतलब वो नहीं मिल रही? ढूंढो उसे चोट लगी होगी, ठीक से ढूंढो, मुझे वो चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में अपना फोन कट करके वो अपना हाथ कार के बोनट पर पटकता है। तभी क्रेन की आवाज से वो पलट कर देखता है। रिद्धिमा की कार बहुत बुरी तरह से जली हुई है। उस कार की हालत देखकर कोई भी ये सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि अंदर बैठी रिद्धिमा की क्या हालत हुई होगी। सुहास इंस्पेक्टर की तरफ भागता है। मेरी बेटी कहाँ है? कार में मेरी बेटी थी, वो कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर सहानुभूति भरी नजर से सुहास को देखता है। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। कुछ कांस्टेबल्स कार जहां मिली उसके आसपास के इलाके में देख रहे हैं। वो जल्दी ही खबर करेंगे, फिक्र मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। सुहास अब और खुद पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से में वो रशीद के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। घटिया इंसान, तुम ही हो इसकी वजह। मेरे बेटी के एक्सीडेंट की वजह भी तुम ही हो। मैं जानता था तुम मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकते, और आज तुमने उसकी जिंदगी भी खतरे में डाल दी। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम उसके साथ? अगर किसी और से ही प्यार था तो शादी क्यों की मेरी बेटी से? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की? उद्धरण चिन्ह। रशीद की हालत पहले ही खराब है और सुहास की बातें सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो रहा है। तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है जो ऐसे हालात में मेरी बेटी को छोड़ किसी और लड़की को अपने घर ले आए? अगर मेरी बेटी का बाल भी बाका हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इसकी सजा मिलके रहेगी। रशीद, कितना विश्वास था उसे तुम पर। घटिया आदमी, तुम तो किसी के विश्वास और प्यार के लायक ही नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। चिराग बड़ी मुश्किल से सुहास को रशीद से दूर खींचता है। तब तक सुहास के कुछ रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए हैं। सब मिलकर सुहास को धीरज देने लगते हैं कि वो खुद को संभाले और रिद्धिमा को कुछ नहीं होगा। पर सुहास अब अरुण पर इल्जाम लगाने लगता है। मैं कभी नहीं चाहता था उसकी शादी हो रशीद से, पर आपने ही उसे रशीद से शादी करने के लिए मनाया। आपने ही उसे रशीद से शादी करने के लिए उकसाया। बेटी मानते थे न उसे। कोई बाप अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद करता है क्या? मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अरुण शर्मसार हो गया है अपने बेटे की ऐसे हरकत से, कुछ भी नहीं कह पाता। तभी इंस्पेक्टर उन सबके पास आता है। हमारी टीम जो आपकी बेटी को ढूंढ रही थी वो वापस आ गई है। उद्धरण चिन्ह। सुहास इंस्पेक्टर पर सवालों की बौछार कर देता है। तो फिर मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो है, उसे चोट तो नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। देखिए, हमने एक्सीडेंट की जगह का अच्छे से मुआयना किया है। लगता है कि पहले उनकी कार बड़ी जोर से उस पेड़ से टकराए और फिर बैलेंस खराब होकर उन झाड़ियों में गिर गई। इसी में शायद कार में आग लग गई। कार की हालत तो आपने देखी ही है। मुझे नहीं लगता कि उस आग से वो बच पाई होगी। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर जैसे ही ये बात कहता है रशीद उस पर बरस पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? बकवास बंद करो अपनी। उद्धरण चिन्ह। देखिए, ये झाड़ियाँ इतनी भी घनी नहीं है। उनकी डेड बॉडी तो हमें मिल ही गई होती, इसलिए मुझे लगता है कि वो आग में ही फंस गई होगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रशीद के तो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा। सुहास चिल्लाने लगता है। रशीद, इन सबकी जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे वजह से मेरी बेटी अरुण अरोरा, तुम भी इन सब के लिए उतने ही जिम्मेदार हो। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे रशीद, कभी नहीं। सुहास की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसके रिश्तेदार उसे वहां से ले जाते हैं। अरुण इंस्पेक्टर को रिद्धिमा को और ढूंढने को कहता है। चिराग भी सारे गार्ड्स को फिर रिद्धिमा को ढूंढने को कहता है। रशीद अब और से नहीं पता, वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है रोड पर। रिधु, बस इतना बोल के उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसे देख चिराग फौरन उसे कार में डाल के घर ले जाता है। अरुण भी अब और से नहीं पता, वो भी रशीद के लिए घर लौट आता है और उसके साथ देवयानी और सूरज भी। चिराग रशीद का ख्याल रख रहा है। सोनिया भी रशीद के पास ही बैठी हुई है। अरुण वहां आता है। क्या वो ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बेहोश है, होश ही नहीं आ रहा। चिराग की बात सुनकर अरुण और ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन भी रशीद की हालत में कोई खास सुधार नहीं है, जिसे देख अरुण डॉक्टर राय को फोन कर देता है। अब तक उनके सारे रिश्तेदार, दोस्त, कंपनी में सबको पता चल गया है रिद्धिमा के एक्सीडेंट के बारे में। सबको जवाब देते देते अरुण और देवयानी थक गए हैं।
पुलिस और रशीद के आदमी अभी भी रिद्धिमा को ढूंढने में लगे हुए हैं। 4 साल हो चुके हैं रिद्धिमा के एक्सीडेंट को। अरोरा कंस्ट्रक्शन के आलीशान ऑफिस बिल्डिंग के सामने काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकती है। कार से कंपनी का सीईओ रशीद अरोरा उतरता है। वो इतना हैंडसम और स्टाइलिश लग रहा है कि हर किसी की नज़र उस पर से हटे ही नहीं। जैसे ही वो बिल्डिंग में दाखिल होता है उसका पर्सनल असिस्टेंट चिराग उसके पास आता है। सारा स्टाफ रशीद को देख खड़े होकर उसे विश करने लगता है। दोनों भी फिर लिफ्ट में दाखिल होते हैं और 5वें फ्लोर पर रशीद के केबिन में पहुंच जाते हैं। चिराग उसे आज के मीटिंग्स एक्सप्लेन करता है। ओके, फिर सारी फाइल्स लेकर आओ। रशीद की ऑर्डर सुनते ही चिराग जाकर कुछ फाइल्स लेकर आता है। रशीद फाइल्स पढ़कर उन्हें साइन करने में लगा हुआ है कि वो चिराग को फिर भी वहां खड़े देखता है। अब क्या है? उद्धरण चिन्ह। चिराग के पसीने छूट रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहे। रशीद उस पर गुस्सा तो नहीं होगा, पर कहना तो पड़ेगा ही। पिछले साल जो इस दिन हुआ था वो इस साल नहीं होना चाहिए। इस बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इस मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आखिर हिम्मत करके वो रशीद से पूछ ही लेता है, सर क्या मैं कल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? उद्धरण चिन्ह। फाइल में ही देखते हुए रशीद पूछ लेता है, क्यों? उद्धरण चिन्ह। चिराग थोड़ा हैरान रह जाता है। क्या रशीद को याद नहीं कल कौन सा दिन है? अगर रशीद को याद नहीं है तो फिर उसे याद भी नहीं दिलाना चाहिए। पर पिछले साल इसी दिन रशीद बहुत ज़्यादा अपसेट था कि जिस कंपनी से वो डील करने वाले थे उसके सीईओ की छोटी सी किसी बात पर वो इतना चिढ़ गया था कि सीधे उसकी कॉलर पकड़ ली थी। अगर उस वक्त चिराग नहीं रोकता तो रशीद शायद उसे मार या पीट भी देता। लेकिन गड़बड़ तो हो ही गई थी। उस कंपनी ने अरोरा कंस्ट्रक्शन के साथ डील कैंसिल कर दी थी। ऑफकोर्स अब अरोरा कंस्ट्रक्शन जिस मुकाम पर पहुंच गया है उन्हें कोई छोटी मोटी डील न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चिराग जानता है कुछ लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो कंपनी में रशीद की पोजीशन और उसकी तरक्की से जलते हैं, और ऐसे लोगों को बस कुछ कारण की तलाश है जिससे वो रशीद के खिलाफ खुलकर कदम उठा सके। चिराग सालों से ईमानदारी से रशीद के लिए काम कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाकी के लोग रशीद के अपसेट होने का फ़ायदा उठाए। पर ये सब डायरेक्टली तो रशीद से नहीं कह सकता। रिद्धिमा के मामले में वैसे भी रशीद का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। वैसे तो रशीद उन इंसानों में से है जो दिल और दिमाग में क्या है वो कभी चेहरे पर नहीं आने देते, लेकिन जैसे ही कोई रिद्धिमा का नाम भी ले ले तो रशीद के चेहरे पर एक्सप्रेशंस की बाढ़ आ जाती है। अब बोलो भी। रशीद की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर चिराग डरकर बोल देता है, सर वो कल रिद्धिमा मैडम की डेथ एनिवर्सरी। पर वो उससे ज़्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि रशीद गुस्से भरी आंखों से उसे देखने लगता है। चिराग को याद आता है कभी कोई रिद्धिमा की मौत के बारे में कुछ बोल दे तो रशीद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसलिए वो आगे कहता है, मेरा मतलब था सर कि रिद्धिमा मैडम के एक्सीडेंट कल ही के दिन हुआ था। तो उद्धरण चिन्ह। गेट आउट। जैसे ही ये लफ्ज़ रशीद के मुंह से निकलते हैं चिराग लगभग दौड़कर ही केबिन से निकल जाता है। रशीद जोर से अपना हाथ टेबल पर पटकता है। रिद्धिमा के एक्सीडेंट को कल 4 साल पूरे होने वाले हैं। पुलिस को उसकी लाश या रिद्धिमा ढूंढने पर भी नहीं मिली। सभी लोग यही समझते हैं कि रिद्धिमा मर चुकी है। अरुण, सुहास तो रशीद को ही रिद्धिमा की मौत की वजह मानते हैं। हर साल ये दिन रशीद के लिए उतना ही दर्द भरा होता है। इसी दिन पिछले साल रशीद इतना अपसेट था कि एक मीटिंग में उसने हंगामा मचा दिया था और उनके कंपनी के हाथ से एक कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया था। इसीलिए चिराग इस साल मीटिंग पोस्टपोन करने को बोल रहा था। लंबी सांसें लेते हुए रशीद खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसके टेबल पर पड़ा इंटरकॉम बजने लगता है। रशीद फ़ोन उठता है। उसे पता चलता है कि सोनिया उससे मिलने आई है। इससे पहले वो खुद को संभाल ले सोनिया उसके केबिन में आ भी गई है। रशीद, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। 2 हफ्तों से तुम मुझसे नहीं मिले। तुम मुझसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करते ना। मैं ही हूँ जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ और हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। वो रशीद के चेयर पर झुककर उसके गले लग जाती है। सोनिया, हम ऑफिस में हैं, बिहेव योरसेल्फ। रशीद उसे खुद से दूर करता है। ओहो रशीद, तुम भी ना हमेशा काम और सीरियस मूड में ही रहते हो। कितने दिन हुए तुमने मुझे वक्त ही नहीं दिया, बस हमेशा काम में बिजी रहते हो। प्लीज़ आज तो तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। सोनिया रशीद के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोल पड़ती है, मुझे आज बहुत काम है, कई मीटिंग्स है आज। तुम्हारे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है ना?
तुम्हें जितनी चाहिए उतनी शॉपिंग कर लो। ये सुनकर सोनिया खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, मैं शॉपिंग कर लूंगी, लेकिन आज हम साथ में डिनर करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की ये बात सुनकर ऋषित एक लंबी सांस लेता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी डिनर पर जाने का। रिद्धिमा के बारे में सोचकर उसका सारा मूड ही बदल गया है। वैसे भी वो आजकल सोनिया को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा, जिससे सोनिया काफी नाराज सी रहती है। दोनों को बीच इस बात को लेकर कई बार लड़ाई भी हुई है। अब फिर से इस मूड में वो उससे लड़ाई नहीं करना चाहता और न ही रिद्धिमा का नाम उनकी लड़ाई में लाना चाहता है। पिछले 4 साल में सोनिया ने उसका बहुत साथ दिया है। पिछले 4 साल से उसने खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है। सोनिया और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना तो दूर की बात है, पर उसने तो खुद की परवाह करना भी छोड़ दिया। न जाने क्यों अपने दिल के दर्द में वो इतना बह गया कि सोनिया को उसने खुद से बहुत दूर कर दिया। लेकिन सोनिया ने फिर भी उसका साथ दिया। उसके कितने भी बुरे मूड हो वो उसके साथ रही। उससे पहले भी जब बचपन में वो अकेलेपन और दर्द में था तो सोनिया ने ही उसका साथ दिया था। उसे अब वो और ज़्यादा दुखी और निराश नहीं करना चाहता। हम अगले हफ्ते चले जाएंगे। वादा करता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें स्पेशल डेट पर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषित के मुंह से ये सुनकर सोनिया खुशी से ऋषित को वापस गले लगा लेती है और फिर वहां से चली जाती है। और ऋषित खुद को काम में डूबो लेता है। थोड़ी देर बाद चिराग वापस आता है फाइल्स लेने। तब ऋषित उसे फाइल्स देते हुए कहता है, कल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जरूर होगी, पोस्टपोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिराग सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। वैसे भी कल की मीटिंग में अरुण सर तो होंगे ही, कुछ गड़बड़ हो भी गई तो भी वो संभाल ही लेंगे। फिर ऋषित चिराग को अगले हफ्ते के लिए वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में स्पेशल डेट की अरेंजमेंट करने को कहता है। चिराग थोड़ी हैरानी से देखता है उसे, पर फिर सोचता है आखिर अब 4 साल हो चुके हैं रिद्धिमा मैडम को गए हुए। हाँ, 2-3 बार वो रिद्धिमा से मिला था। तब उसे लगा था कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है, पर ऋषित सर को तो सोनिया मैडम पहले से ही पसंद है। खैर, अपने बॉस के पर्सनल मामले से दूर रहना ही ठीक है, सोचते हुए वो बस ओके कहकर वहां से निकल लेता है। ऋषित कुछ पल आंखें बंद करके चेयर पर रिलैक्स होकर वैसे ही बैठा रहता है। रिद्धिमा की याद के साथ साथ उसे सुहास के लफ्ज भी याद आते हैं। उसका ऋषित को रिद्धिमा की एक्सीडेंट और मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना याद आता है। सुहास का वो रिद्धिमा का नाम ले लेकर रोना याद आता है। ऋषित अगले ही पल अपनी आंखें खोलता है। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। वो अपनी टाई लूज करता है। जल्दी जल्दी में एक गिलास पानी पी लेता है। तभी चिराग वापस आता है ये बताने के लिए कि उनकी मीटिंग का वक्त हो गया। आज उन्हें एक बहुत बड़ी जमीन का सौदा करना है। अगर ये डील हो गई तो अरोरा कंस्ट्रक्शन को एक नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए, लंबी सांसें लेते हुए वो अपने केबिन से निकलता है। वो नहीं जानता कि जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला है कि उसके दिल का दर्द फिर से नफरत में बदलने वाला है।